नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति यानी यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2025 के लिए देखते हैं। और इसमें देखें तो यह प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेट का फुल फॉर्म है और इसमें एक पाठ्यक्रमानुसार संयोजित जो है 70 यूपी ट्रिपल एस सी अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र इसमें दिए गए हैं। यानी यहाँ देखा जा सकता है कि परीक्षा संवाद की 32 वर्ष में लिखा ये सब जो है 70 जो है वह अब तक जो भी यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा एग्ज़ाम कराए गए हैं उसमें इनका कलेक्शन बनाकर इन टॉपिकों के अंतर्गत यानी पेट की ये जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये टॉपिक है उससे एक कलेक्शन किया। कहने का आशय है कि पेट अब तक जब पेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यानी 21 में हुआ है, 22 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में नहीं हुआ, तो ये 3 वर्षों में पेट में पूछे गए प्रश्न और जो है 70 यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे गए या इसको हम 3 निकाल दें तो 67 यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न इन टॉपिकों के अंतर्गत मतलब इतिहास में, चूँकि इतिहास टॉपिक में है इसमें, तो हर एग्ज़ाम के लिए देखें तो टॉपिक या सिलेबस अलग अलग होता है। तो जो भी पेट के लिए टॉपिक या सिलेबस है उसमें विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए उसका एग्जाम कलेक्शन करके ये संयोजित कर दिया गया। यह इसके कहने का आशय है। तो इसमें देख सकते हैं यह आपका जो है अनुक्रमणिका देखें तो इसमें कुल मिलाकर 15 टॉपिक के अंतर्गत पेट का सिलेबस है, जिसके अंतर्गत देखें तो प्रथम 10 टॉपिक जो है 5-5 नंबर के हैं। यहाँ प्रथम 10 टॉपिक में प्रत्येक टॉपिक जो 1-1 नंबर की है यानी 5-5 यानी 10 टॉपिक देख सकते हैं। इसमें भारतीय इतिहास है, भारत का भूगोल इत्यादि को देखी जा सकती है। यहाँ प्रत्येक टॉपिक जो 5-5 नंबर का मतलब 5 प्रश्न पूछेगा और प्रत्येक जो 1-1 नंबर का होगा। आखिरी के 5 टॉपिक जो है इसका वेटेज ज़्यादा है यानी ये 10-10 नंबर के, जिसके अंतर्गत देखें तो समसामयिक यानी करंट अफेयर्स है, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, सामान्य जागरूकता यानी जीके होगा, इसके अंतर्गत ये टॉपिक है 10 नंबर का। इसके बाद 13वीं टॉपिक अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण है और 14वीं टॉपिक ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण और 15वीं टॉपिक तालिका की व्याख्या विश्लेषण। इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो अब लेक्चर जो हम वर्तमान लेक्चर देख रहे हैं इसमें महत्वपूर्ण जो लेक्चर बना करके इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत देखें भारतीय इतिहास पर। भारतीय इतिहास में जो विभिन्न प्रश्न पूछे गए हैं इसको हम देख रहे हैं वर्तमान में। इसमें हमने देख लिया भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास को हम देख रहे थे। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता को हमने देख लिया, वैदिक संस्कृति को देख लिया, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवनी शिक्षाओं को हमने देख लिया, जैन धर्म महावीर जीवनी शिक्षाओं को हमने देख लिया, मौर्य वंश सम्राट अशोक को देख लिया है, गुप्त वंश समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को देख लिया, हर्षवर्धन को देख लिया है। इसके बाद राजपूत काल को हमने देख लिया, प्राचीन भारत पर विविध प्रश्नों को हमने देख लिया। यानी इतना जो है इस चैनल पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आज इसमें देखेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम सल्तनत काल को देखेंगे, मुगल साम्राज्य को देखेंगे। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास का विविध पार्ट देखेंगे। इसके बाद जो होगा ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यह मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ये होगा, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन इसमें दिया गया था। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। यानी सल्तनत काल इन मध्यकालीन भारत से पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन इसमें देखते हैं। चूँकि इस बार परिवर्तन पेट में यह किया गया है कि 3 साल की वैलिडिटी के साथ इस बार का पेट आयोजित किया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार आप बहुत डीपली अध्ययन करके इसको जो है 3 साल की वैलिडिटी के लिए इसमें अच्छा परसेंटाइल ला करके 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल ला करके 75 या 80 से ज़्यादा नंबर ला करके आप 3 साल के लिए सुरक्षित हो सकते हैं, अन्यथा बार बार आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और महत्वपूर्ण परीक्षाएं आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। अभी समय से इसमें देखें तो आज जो है आज 27 अगस्त 2025 है, 6-7 सितंबर को परीक्षा आयोजित किया जाना है। आज हालांकि जो है प्री एडमिट कार्ड आयोग जारी कर दिया है, यानी ट्रिपल एस सी ने प्री एडमिट कार्ड के तहत जो है छात्रों के लिए यह बताने का या सूचना दिया है कि उनका एग्ज़ाम किस डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो उसको आप जाकर देख सकते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ, हालांकि बहुत दूर दूर तक भेजा जहाँ तक की जानकारी मिल रही है। फिलहाल आप देख लें उसको और एग्ज़ाम को अपनी जो है तैयारी करते रहें। तो चलिए देखते हैं भारतीय इतिहास में, यानी भारतीय इतिहास के अंदर प्राचीन भारत का इतिहास का पूर्वावलोकन कर लें। पूर्व के जो लेक्चर में हमने जो जानकारी दी उसको एक बार आप देख लें। सिंधु घाटी सभ्यता से यहाँ टॉपिक शुरू होता है पेट में। तो इस पर देखें कितने प्रश्न अब तक यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा बनाए गए हैं, जिसको विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया। तो कुल मिलाकर 13 प्रश्न आप देख सकते हैं। वैदिक संस्कृति से देखें तो इस पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक यानी वैदिक संस्कृति पर यूपी ट्रिपल एस सी कितने प्रश्न अब तक पूछा है इसको भी देखा जा सकता है। कुल मिलाकर देखें तो 14 प्रश्न पूछा है। बौद्ध धर्म जिसके अंतर्गत गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध की जीवन एवं शिक्षाओं के अंतर्गत देखें तो इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन अब तक बनाए गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में। तो इसमें देखें अधिकतम कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 23 प्रश्न पूछे गए हैं।
इसके बाद जैन धर्म, जिसके अंतर्गत महावीर स्वामी जीवन और शिक्षाएं। इस पर देखें यूपीएससी अब तक कितने विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा है, तो इसमें मात्र 8 प्रश्न पूछा है। इसके बाद मौर्य वंश, जिसके अंतर्गत सम्राट अशोक को हम देखें तो विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं, यानी पीठ से जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उसको देख लेते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 16 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद गुप्त वंश, जिसके अंतर्गत समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय है। इस पर देखें यूपीएससी तरह विभिन्न परीक्षाओं में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो कुल मिलाकर देखें तो 9 प्रश्न पूछे गए हैं। हर्षवर्धन में देखें तो हर्षवर्धन में सबसे कम 5 प्रश्न पूछे गए। राजपूत काल में देखें कितने प्रश्न अब तक पूछे गए हैं यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कुल प्रश्नों की संख्या जो आप देख सकते हैं 10-12 इस पर है, राजपूत काल से संबंधित जो है। इसके बाद प्राचीन भारत विविध को देखें तो ये आपका मिलाकर कुल जो प्रश्नों की संख्या इस पर यूपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पेट से पूछे गए हैं, वो दूसरा मैक्सिमम में कुल मिलाकर 20 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें हमने महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप इसको इस चैनल पर जा करके यानी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर आप देख लें। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसमें जो प्रथम टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग सल्तनत काल होता है। अब सल्तनत काल को देखते हैं यूपीएससी जो है विभिन्न परीक्षाओं में कितने प्रश्न पूछे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्रश्न पूछे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको सल्तनत काल में कवर करते हैं। तो कुल प्रश्नों का इसमें देखें तो कुल आपके प्रश्न पूछे गए हैं, कुल मिलाकर यहाँ मैक्सिमम देखा जा सकता है 27 प्रश्न पूछे हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत टॉपिक है सल्तनत काल। इसका पहला प्रश्न PYQ फॉर्मेट में देखते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था, यानी पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। इसका सही आंसर सी है, मोहम्मद बिन कासिम है। ये कब पूछा गया आप देख सकते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 636 ईस्वी में थाड़े पर खलीफा उमर के शासनकाल में हुआ था, जबकि भारत पर, यानी याद रखें, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 636 ईस्वी में थाड़े पर खलीफा उमर के शासनकाल में हुआ था, जबकि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण, सफल पूछेगा तो 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत पर पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन सफल आक्रमण रहा। तो जबकि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 636 यानी इससे काफ़ी पूर्व थाड़े पर खलीफा उमर के शासनकाल में हुआ था। सफल आक्रमण 712 अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, यानी स्वतः नहीं आया था, इसको भेजा कौन था, तो इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध को जीत लिया। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध की विजय की जानकारी मिलती है। यह हमने फैक्ट के रूप में ये जानकारी सारी दे दी है, आप इस लेक्चर यानी चैनल पर जाकर के सारे फैक्ट को देख सकते हैं। यहाँ PYQ फॉर्मेट में देख रहे हैं। खजुराहो समूह की प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। इसको देखें, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी, यानी इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती काल में भी निर्माण हुए के बीच कराया गया। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर प्रमुख है, यानी इसमें कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है, तो यहीं पर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो के जो मंदिर चंदेलों द्वारा बनाया गया, उसी में कंदरिया महादेव का सर्वप्रथम यानी प्रमुख मंदिर है। और ये कब बनाया गया, 950 से 1050 के बीच में बनाया गया। तीसरा PYQ देखें, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कब यानी कहाँ और कब मारा गया, तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं। चंदावर का युद्ध है, लेकिन 93 नहीं है, ये जो है 94 में यह हुआ था। यानी यहाँ देख सकते हैं तराइन, यानी ये जो है तराइन का द्वितीय युद्ध, तो यह पृथ्वीराज चौहान और यानी जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ मारा गया था, तो पृथ्वीराज चौहान का तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था, जिसकी पृथ्वीराज शत्रुता से मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच चंदावर में युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद मारा गया। तो 1194 था, यानी 92 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। 1191 में देखें तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है, और द्वितीय इसके एक साल बाद जो है, यानी एक साल बाद का मतलब 94 में जो होता है चंदावर का युद्ध होता है, इसमें जयचंद मारा जाता है। जयचंद ही विश्वासघात करता है मोहम्मद गोरी यानी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ।
जयचंद विश्वासघात करता है और मोहम्मद गोरी यह कहते उसको मार देता है कि जो अपनों को न हुआ मेरा क्या होगा। तो यह जो है एक तरह से देखें तो हालांकि इन सबों का जो है लूट करने यानी प्रारंभिक जो ये सब थे, मोहम्मद गोरी हो चाहे मोहम्मद कासिम हो, ये सारे लूट करने के लिए भारत में आए थे। तो यह जयचंद का यह था कि ये जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा करके जो है यहाँ से चला जाएगा तो ये मेरा साम्राज्य सब हो जाएगा, ये इसकी सोच थी। लेकिन यह जो ये भी मारा गया अपनी घटिया सोच के कारण। और यहीं से देखें पृथ्वीराज चौहान का जो तराइन के युद्ध होता है, यहीं से मुस्लिम राज्य की जो मुस्लिम शक्ति समृद्ध होती है। अन्यथा यदि तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में यह जो पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौड़ा हैं, इनको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं, यदि मोहम्मद गोरी को मार दिया था तो भारतीय मुस्लिम राज्य शक्ति के रूप में नहीं उभर सकती, अर्थात मुस्लिम संतुलित या संतुलित काल की स्थापना संभव नहीं होता। हालांकि इतिहास में ये हुआ ऐसा हुआ नहीं कहा जा सकता, जो हुआ है उसी पर हमें चर्चा करना है, आगे पीछे घटनाओं पर नहीं इतिहास चर्चा करता है, बल्कि जो यथार्थ है उसी पर चर्चा करता है। इसमें देखें 4 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ? पृथ्वीराज तृतीय यही पृथ्वीराज चौहान है। तो पराजित आपका जो है मोहम्मद गोरी जो पराजित हुआ वो 1191 में हुआ था तराइन के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गोरी 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से यानी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को यानी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और मार भी दिया। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट है, बी है, कासगंज में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल के लिए इसमें देख सकते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें खड़ी बोली, याद रखें, खड़ी बोली, कव्वाली, तबला का जनक माना जाता है। इन्होंने किरान उस साफेन, ध्यान रखें, किरान उस साफेन, मिफ्ता उल फुतूह, नूह सिपहर, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतू आदि ग्रंथों की रचना की। इन्हें तूती हिंद की भी कहा जाता है, यानी तूती हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो का। इनका जन्म 1253 ईस्वी में कहाँ हुआ हो? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इतनी जानकारी इनके बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सारी जानकारी इसको जो है व्याख्या को देख लें। 6 नंबर प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में राज के भी थे? तो डी है अलाउद्दीन खिलजी के। इसमें देखिए दिए गए विकल्पों के अनुसार अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता यानी तूती हिंद कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इसमें ध्यान दें कि जो यह अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो जिनको कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता तूती हिंद कहा जाता है, यह वह बलवन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। यानी बलवन भी इसमें दिया गया है से लेकर मोहम्मद तुगलक, तुगलक वंश का जो महान शासक था मोहम्मद तुगलक, उसके दिल्ली के दरबार में ये रहा था। कौन? यह आपका जो है अमीर खुसरो। साल जानकारी खुसरो के बारे में जोड़ लें तो अमीर खुसरो का मूल नाम, यानी इसका मूल नाम भी है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लेकिन इसके मूल नाम को देखें। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था, यानी मोहम्मद हसन पूछेगा तब भी आप अमीर खुसरो ही समझें। मोहम्मद हसन था जिसका जन्म पटियाली यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यानी ये किसके शिष्य थे? प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वो बलवन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों में दरबार में रहे। इन्हें तूती हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। अर्थात कहने का सही हुआ कि अमीर खुसरो जो है दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, जिसमें यदि हम देखें तो इसमें जो है बलवन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक के दरबार में रहे। लेकिन प्रश्न के हिसाब से देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के राजकवि जो है यह अमीर खुसरो थे, जिनका नाम हमने देख लिया था, मूल नाम जो है, जिनका मूल नाम देखें तो मोहम्मद हसन था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोटेड पॉइंट के रूप में रखें। 7वां PYQ इसमें देखते हैं तो ये है कि लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो इसमें ये बलवन ही अपनाई थी। इस पर देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लौ और रक्त की नीति बलवन ने अपनाई। बलवन के राजस्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, ऐसा बलवन का मानना था। और लौ और रक्त की नीति इसी की है जो राजस्व सिद्धांत पर आधारित है। थोड़ी जानकारी बलवन के बारे में देख लें तो बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चहलगामी का विनाश बलवन ने किया था। तुर्कान ए जो चहलगामी, इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। इसमें 40 जो सरदारों का एक संगठन था, इसका जो विनाश बलवन ने किया था। बलवन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली गद्दी बैठा। वह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था।
राज दरबार में सजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन के फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था, जो कि इसी क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आगे देखते हैं, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो सी है कुतुब मीनार है, यानी अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो कुतुब मीनार में। इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था, इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों तथा सफ़ेद संगमरमर से हुआ है। यह प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सीरी के किले हजार सितून महल का भी निर्माण करवाया, यानी अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण में सीरी का किला है, हजार सितून का महल है, और इसने किसका निर्माण कराया है? अलाई दरवाजा किस विरासत स्थल का है? यह कुतुब मीनार का है। तो नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। जैसा कि हम जानते हैं कि जो संतुलित काल में देखें तो सर्वाधिक समय तक संतुलित काल में शासन करने वाला जो रहा वो तुगलक वंश रहा। लगभग 78 वर्ष तक शासन तुगलक वंश ने किया। सबसे कम समय तक खिलजी वंश से किया, जिसमें महत्वपूर्ण जो है यह आपका अलाउद्दीन खिलजी रहा। यह खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में मात्र 30 वर्ष जो है ये अपना शासन करता है। बहलोल लोदी जो है 38 वर्ष तक सर्वाधिक समय तक शासन किया। इसके बाद दूसरा 37 वर्ष तक फिरोज तुगलक ने शासन किया था। इसके बाद देखें, सबसे बड़ा साम्राज्य यानी सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा विस्तार हो जाएगा नहीं तो। इसमें 9वें प्रश्न देखें तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो बी नई दिल्ली में है। इसका एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया था। 10 नंबर प्रश्न देखें, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो ये है 1296 से 1316 ईस्वी जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316, यानी इसमें 4 हो गया, 16 4 20 वर्ष तक था। इसने 1296 ईस्वी में धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हस्तगत कर ली थी। तो खिलजी वंश को यहाँ पर देख लें तो खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चलता है। इसमें गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना कौन किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया, यानी खिलजी वंश से अपनी राजधानी क्या बनाया? किलो खरी को। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर यानी इलाहाबाद में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशाप्य था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थे। घोड़ा दागने एवं सैनिकों को होलिया लिखवाने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 कर दिया। इसने व्यापारियों से बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काटने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए ज़्यादा विस्तार हो रहा है। इसमें देखें 11 नंबर PYQ। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इसमें कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो इसका सी अलाउद्दीन खिलजी निर्माण ने दिया है, फिरोज शाह तुगलक ने दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया, इल्तुतमिश ने दिया है। तो इसमें देखें दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया, यानी कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डालता है। और सुल्तान इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, अतः फिरोज शाह ने चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल भी बनवाया था। तो ये तीनों इसमें शामिल हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि संतुलित काल का यानी गुलाम वंश जो इसकी स्थापना जो है, यानी गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। वह गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में किया था। कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। याद रखें कि यह राजधानी लाहौर बनाया था। और गुलामों का गुलाम जो होता है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। आगे हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। तो निर्माण भी करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज विद्यमान। स्पष्ट है कुतुब मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं है। 12 देखें कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। व्याख्या देख सकते हैं। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र कब नष्ट हो गया था? तो सी 1200 ईस्वी में। इसमें देख सकते हैं
मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास बख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1203 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की था नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था। याद रखें कि इसमें आवासीय यानी रहकर पढ़ाई की जाती थी, जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यद्यपि नालंदा विक्रमशिला शिक्षण केंद्र पर आक्रमण कई बार हुए, तथापि नजदीकी उत्तर जो सी है, यानी यहाँ पर जो प्रश्न है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया था? 1200 ईस्वी में। कौन नष्ट किया था? तो जो इसका साधारण दास मोहम्मद गोरी का था वह बख्तियार खिलजी था, 1193 से 1206 के बीच में। 14 नंबर, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? डी है 1398 में। यहाँ देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देखें तो मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो वह 1398 में कौन था? जो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव डाली थी? तो बी है गयासुद्दीन तुगलक ने। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक इसका मूल नाम है ने 1320 ईस्वी में की थी। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक यही था, गयासुद्दीन तुगलक, यानी जो तुगलक वंश का संस्थापक रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो खिज खान निम्नलिखित में से किस राजवंश संबंधित था? तो सी है सैयद वंश। खिज खान सैयद वंश का संस्थापक था। वह 1414 ईस्वी में दिल्ली के राजगद्दी बैठा। 1421 में खिज खान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं किसके शासनकाल में एक भारत आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कब पूछा गया आप इसको देख लें। तो इसका बी आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से जाना था। रेहला किसकी कृति? इब्न बतूता कहाँ का? मोरक्को का यात्री था। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित कर दिया था? तो बी है 1526 ईस्वी में। इसमें देखें 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर के तोपखाने व तुगलका युद्ध नीति ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए पराजित हो गई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 19 नंबर देखें तो निम्नलिखित में कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो ये नहीं था, यानी अब्बास खां सरवानी नहीं था, जबकि अमीर खुसरो है, जियाउद्दीन बर्नी है, मिनहाज उ सिराज है, अब्बास खां सरवानी नहीं। इसमें देखें दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखकों में अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं है। अब्बास खां सरवानी ने तारीख ए शेरशाही के तहत शेर शाह सूरी का इतिहास लिखा है। विकल्प अन्य प्रश्नों के दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट आपका 20 नंबर प्रश्न बनता है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो खिलजी वंश, इसको मैंने पूर्व में देख लिया था, 30 वर्ष शासन किया था। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में सबसे कम अवधि तक खिलजी वंश ने शासन किया था। यानी इसमें देख सकते हैं गुलाम वंश जो है सबसे सर्वाधिक है, यह 1206 से 1290 84 वर्ष तक शासन करता है। खिलजी वंश देखें मात्र 30 वर्ष करता है। तुगलक वंश देखें तो 92 वर्ष तक शासन करता है, यानी सबसे लंबा समय जो है तुगलक वर्ष का था, 92 वर्ष तक तुगलक वर्ष शासन करता है। सैयद वंश देखें तो यह दूसरा सबसे छोटा रहा, 1414 से 1451 तक करता है, 37 वर्ष तक करता है, यानी 4 राजवंशों महत्वपूर्ण से इस पर शासन कर दिया सल्तनत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खिज खां दिल्ली का शासक जिसने निम्नलिखित में से किस राजवंश संबंधित था? यानी खिज खां देखें तो सैयद वंश था, ऊपर मैंने देख लिया था, कई बार पूछ दिया, रिपीट कर दिया है। खिज खां दिल्ली का शासक एवं सैयद वंश राजवंश संबंधित था। सैयद राजवंश की स्थापना खिज खां ने 1414 में की थी तथा इस राजवंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? इसमें स्टार बनाया गया, इसको देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर की थी। विकल्प में नहीं है क्या? हरिहर राय लिख दिया है, हरिहर एवं बुक्का, यानी दोनों भाइयों ने हरिहर एवं बुक्का हरिहर राय लिखा है, तो एक ही इसलिए स्टार बना दिया यहाँ पर। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर की थी। उसके पिता संगम के नाम पर उसका वंश संगम वंश कहलाया। यद्यपि हरिहर प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों ने मिलकर की। अतः प्रश्न के 2 विकल्प ए और बी सही होंगे। अच्छा, ये दोनों यहाँ दिया, हरिहर बुक्का दोनों दे दिया है, हरिहर बुक्का दोनों ने मिलकर किया था, दोनों अलग अलग कर दिया है। विजयनगर राज्य किस नदी किनारे स्थित था? तो सी है तुंगभद्रा, यानी इसको देखें तो कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य
पर 4 राजवंशों ने शासन किया। संगम वंश, जिसको हमने देखा था, हरिहर हुक्का विजयनगर साम्राज्य, उसके पिता के नाम पर, उसके पिता का नाम संगम था, इसलिए संगम वंश पड़ गया। इसके बाद सालू वंश, तुलु वंश एवं अराविडु वंश ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय था। विजयनगर का साम्राज्य उसके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंच गया था। तुलु राजवंश की स्थापना किसने किया था? डी है, वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना किया था। इसमें देखें, तुलु राजवंश की स्थापना 1505 इसमें वीर नरसिंह तुलु द्वारा की गई थी। वीर नरसिंह तुलु ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 तक शासन किया। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा तक पहुंच गया था। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया था अमुक्त मालयद नामक ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में की थी। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। यानी बाबर, जो उसकी आत्मकथा बाबरनामा है, मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा जो बाबरनामा है में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुलु राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह देव ने की। इसका एक्सप्लेनेशन अति महत्वपूर्ण है। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती भाग लेती थी? तो इसका भी है, विजयनगर साम्राज्य में जो महिलाएं थी कुश्ती में पार्टिसिपेट करती थी। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उनको राज्य सेवा में भी स्थान प्राप्त था। वे संगीत, नृत्य, ललित कलाओं के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भी भाग लेते थे। डोमिंगो पास के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था। वो पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से प्रचलित था। स्त्रियां अंगरक्षिका और यानी बॉडीगार्ड और सुरक्षाकर्मी को नियुक्त किए जाते थे। युद्ध क्षेत्र में भी जाती थी। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय यानी विजयनगर के शासकों को कहा जाता था, तो डी यहाँ पर कह सकते हैं, नरपति कहा जाता था। एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन यह है कि विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं के अनुसार दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या तथा रायों को नरपति कहा जाता था। दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति तथा रायों को नरपति कहा जाता था। 27 नंबर और आखिरी प्रश्न देखते हैं इसमें सल्तनत काल में। तो विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली के सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो ये विरूपाक्ष मंदिर है। क्या पूछा गया, इसको आप देख सकते हैं। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर वास्तुकला का द्रविड़ स्थापत्य शैली का उदाहरण है। यह द्रविड़ वास्तुकला के पूर्ण विकसित और परिपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, आप इसको देख सकते हैं। विरूपाक्ष मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है और यह हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है, यानी कर्नाटका में हम्पी विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का उदाहरण है। तो इस प्रकार से यह 27 जो प्रश्न रहे वह विभिन्न परीक्षाओं में UPSSC द्वारा पूछे गए प्रश्न जो समतल काल पर आधारित था। अगला हम देखेंगे मुगल साम्राज्य, जो कि यह मध्यकालीन भारत में आधारित होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मुगल काल संबंधित प्रश्नों को।